हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम बैक ईयर पेपर सीरीज की शुरुआत की है। अपने इस बैक ईयर पेपर सीरीज के अंतर्गत ये हमारी क्लास 3 है। ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। उम्मीद है कि आपने उन दोनों क्लासेस को न केवल कवर किया होगा बल्कि आपने उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखा होगा जो अभी तक आपने नहीं सीखा था। तो आज हम अपनी इस क्लास नंबर 3 के अंतर्गत टॉपिक नंबर 2 के कला एवं संस्कृत के पार्ट 2 को कवर करेंगे या कहें उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आज हम अपने विगत वर्षों में 2018 से लेके 2014 के कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। 2018 से 2014 कुछ का मतलब कि हम 2018 के तो सभी प्रश्न करेंगे, 17 के भी करेंगे, 16 के भी करेंगे और 15 के भी करेंगे। लेकिन 2014 के जो प्रश्न होंगे उनमें से कुछ आज की इस क्लास में करेंगे और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे उनको अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर हमारा ये कला एवं संस्कृत का पूरा बैक ईयर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का समय व्यर्थ ना हो। तो आज की क्लास की शुरुआत करें। आपके पास आपका अपना बैक ईयर होगा। अच्छा, एक बात और, पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया तो ये था कि कहाँ पे आपको के लिखना है, कहाँ पे आपको टी लिखना है, कहाँ पे आपको ओ लिखना है, कहाँ पे ई लिखना है ना। मतलब नॉलेज का यूज कहाँ करना है, ट्रिक का यूज कैसे क्वेश्चन में होगा, ऑप्शन का कैसे होगा या एलिमिनेट कैसे होगा। लेकिन मैंने किया नहीं था। बट आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने आपको बताया ज़रूर था कि ये देखो ऑप्शन ऐसे बना है, यहाँ पे ये एकमात्र है तो यहाँ पे ट्रिक लगा देंगे, है ना। तो एक काम कर लो कि पहले हम आज की क्लास शुरू करें। इससे पहले ये सारे जो ऑप्शन हैं इनको आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। नहीं तो आप फिर कहोगे बताओ सर आपने बताया नहीं, हम इतनी मेहनत से सोचे बैठे थे, है ना। तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये के प्लस सी का कॉम्बिनेशन है, मतलब नॉलेज और कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो इसको के प्लस सी कर लो। अब ये जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलिमिनेशन प्लस ऑप्शन और प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ई प्लस ओ प्लस सी, ठीक। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ये आपका फैक्ट प्लस एलिमिनेशन प्लस ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें वैसे इनका कोई काम नहीं है क्योंकि आप जब कई बार रिवीजन करोगे तो आप खुद ही देख लोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता हो ये आपका फैक्ट है ना प्लस एलिमिनेशन प्लस ऑप्शन, है ना। चाहे तो आप केवल ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट मैं तीनों चीज़ें इसलिए लिखा रहा हूँ कि ऐसा ना करें आपकी टॉपिक ही ना पढ़ें, है ना। ये आपका है, आपका किस में है, एलिमिनेशन प्लस ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन मीन्स मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना, 2 लाइनें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। यहाँ पे या आप कह सकते हो इसको ई प्लस ओ ना करके आप यहाँ पे ई प्लस सी कर दो, एलिमिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट या कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका है ये फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है, एफ प्लस सी। यहाँ पे ये जो आपका है ये है सी प्लस एफ, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट का मतलब, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सी प्लस ई मतलब कॉन्सेप्ट प्लस एलिमिनेशन, ठीक है। ये जो है ये बियॉन्ड, इसको कर लो बियॉन्ड, ठीक है। बट यहाँ पे आप एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो क्योंकि अवदान शतक से आपको चीज़ें पता चल गई थी। क्लियर हो गई बातें। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका किससे है, बियॉन्ड है, ठीक है। इसको भी बियॉन्ड कर लो, बियॉन्ड प्लस सी कर लो। मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, इस पे ज़्यादा सोचना नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये फैक्ट प्लस ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेनली वैसे ट्रिक का है लेकिन ट्रिक अकेले लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप देखते हो ना कि डॉक्टर के पास जब जाते होगे, है ना, तो आप एक दवा लेते होगे लेकिन वो साथ में 3 दवाएं देता है। हालांकि काम एक ही दवा करती है लेकिन बाकी की जो 2 दवाएं होती है ना वो उसको सहारा देती हैं कि मान लो अगर वो वर्क ना कर पाई तो शरीर को नुकसान भी ना करे। तो उसमें एक एंटीबायोटिक दवा होती है, एक एलर्जी की होती है कि मान लो अगर आपने खा लिया और बहुत ज़्यादा काम कर गई तो उसको मतलब चेक बैलेंस करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं इसलिए 3-3 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक का है क्योंकि फैक्ट आपको याद था नहीं।
ये वाला है बियॉन्ड, प्योर बियॉन्ड, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी प्योर बियॉन्ड है ना, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट का दिमाग लगा सकते थे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिक, ठीक है। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, मतलब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप। ये वाला जो क्वेश्चन है ये फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, बियॉन्ड है, बट ट्रिक का यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। इस शब्द को लेके मतलब दिमाग थोड़ा सा यूज कर सकते। देखो एक बात और बताऊँ, आप ये कभी मत सोचना कि ये दिमाग आप क्यों नहीं लगा पा रहे हो, है ना, मैंने क्यों लगा लिया, है ना। देखा आपने भी होगा बैक ईयर के पेपर सॉल्व आप भी किए होंगे, या भारत में इतने सारे शिक्षक हैं वो क्यों नहीं लगा पा रहे, है ना। दिमाग में आया होगा कि आखिरकार इस मास्टर में ऐसी क्या चीज़ है जो इस फील्ड में ये महारथी बन गया। तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि मैंने इसमें 10 साल खपाए हैं। 10 साल का मतलब समझते हो, लगभग 4000 दिन। और 4000 दिन किस में खपाए हैं, केवल 2011 से लेके 2018 के बैक ईयर में। सोचो, मतलब 10 साल मैंने खपा दिए केवल 9 वर्षों के बैक ईयर को समझने में। और जब 9 वर्ष के आप बैक ईयर समझ जाओगे, उसके बाद फिर आप बाकी के जो बैक ईयर आएंगे 2019 में, 20 में, 21 में तो एकेडमी ही ओपन कर दी थी, है ना। लेकिन प्लानिंग तब बनने लगी थी कि अब मैं यूपीएससी को समझ चुका हूँ, उसकी गहराई को समझ चुका हूँ, बनाने वाले को समझ चुका हूँ। तो मैंने अध्ययन कम किया है लेकिन यूपीएससी को ज़्यादा समझा। जैसे होते हैं ना, कई प्रकार के लोग आपको मिलेंगे कि उनकी दोस्ती भले कम लोगों से हो लेकिन वो लोगों के चाल चलन से किसी भी व्यक्ति को समझ जाते हैं। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे कहा है, मतलब मेरे को कई चीज़ें सिखाई हैं कि मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति 20 मिनट तक अगर बात कर ले, या कोई व्यक्ति केवल 5 मिनट तक मेरे सामने खड़ा रहे, तो मैं बता सकता हूँ कि उसके दिमाग में मेरे प्रति क्या क्या चल रहा है, या वो मुझसे क्यों मिल रहा है, क्यों मुझसे बातें कर रहा है। समझ गए। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। आप भी जब इस फील्ड में आओगे ना, तो आप भी कहोगे आईएएस बनने के बाद कि अरे यार उसको कुछ नहीं पता था, वो तो मुझे भी आता है। समझ गए। तो मैंने कुछ नया नहीं किया, मुझे कुछ हवाबाज मत समझना। ये सब जो लोग इस पे समय देते हैं उनको ऑटोमेटिक मिल जाता है, ठीक है। ये आपका फैक्ट और प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एलिमिनेट, ठीक है। ये वाला तो आपका रिपीट क्वेश्चन था, रिपीट प्लस नॉलेज आप कह सकते हो, या फैक्ट, है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप बियॉन्ड कह सकते हो, है ना, ये आपसे गलती हो सकती थी। ये वाला जो क्वेश्चन है फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। फैक्ट मतलब हम पे ही सिर्फ पता होता तो आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक। बस इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझने थे। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। एक बात और बतानी थी। क्या बतानी थी? कि आप में से सभी बच्चे एग्ज़ाम के नज़दीक हैं, है ना, और परीक्षा दे रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ की तैयारी अच्छी हो, कुछ की तैयारी कम हो सकता है कुछ का सिलेबस ना पूरा हुआ हो, कुछ के कुछ सब्जेक्ट अधूरे हों, कुछ टॉपिक अधूरे हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कह दीजिएगा किसी भी व्यक्ति से, यदि आपने इस बैक ईयर की सीरीज को अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर लिया, अच्छे ढंग से रिवीजन कर लिया, सिर्फ इसी बैक ईयर की सीरीज को, और जितना अभी तक हमने आपको स्टडी करवाया है, पढ़ाया है, और जितना हम आपको एग्ज़ाम तक टाइम टेबल दे रहे हैं और उसमें दी गई चीज़ों को आप रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जो कुछ भी हम नया शुरू करेंगे इस बैक ईयर की सीरीज के इतर, वो आप करते रहे, ठीक है, करते रहे। मतलब तो भगवान ब्रह्मा भी धरती में आ जाएंगे ना, तो भी आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। इसलिए नहीं कि मुझे अहंकार है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जो हम दे रहे हैं ना आपको साइड में इस बैक ईयर के जादू के साथ में, वो बहुत है। आप खुद सोचो कि आप अभी तक कितनी बार लक्ष्मीकांत रिवाइज किए हो, तो लगभग 4 से 5 बार।
कितनी बार आपने घटना चक्र लगाई है? लगभग 2 से 3 बार। कितनी बार आपने बैक ईयर लगाया? कम से कम 5 से 7 बार। कितनी बार बाकी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को रिवाइज किया है? लगभग 3 से 4 बार। तो क्या आपका प्री नहीं होगा? आपने कितने सीसेट के कॉम्प्रीहेंशन लगाए हैं? आपने कितनी मैथ की प्रैक्टिस की? आप मुझे दिल से बताना, अभी से पहले जितने भी आपने यूपीएससी में एग्ज़ाम दिए, क्या आपने कभी एग्ज़ाम के 30 दिन पहले रोज़ मैथ का, कॉम्प्रीहेंशन का, रीजनिंग का, जीएस का टेस्ट देते थे? बताइए। क्या आपने कभी 1 महीने से पहले एग्ज़ाम के चीज़ों को रिवाइज करते थे? क्या आपको 1 महीने से पहले कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो आपके कंधे पे हाथ रख के बोल रहा हो कि परेशान मत हो, हम आपके साथ खड़े हैं? तो मैं लिख के कह सकता हूँ कोई नहीं होगा। हर व्यक्ति आपको डरा रहा है, हर व्यक्ति आपको डर दिखा रहा है, तो आपको डरना नहीं है। समझ गए? मेरी ये सीरीज आपके डरे हुए डर को दूर कर देगी। मेरी ये सीरीज आप में एक विश्वास जगाएगी। बस इतना ही कहूँगा कि विश्वास के साथ टिके रहना, क्योंकि ये सीरीज ही विश्वास की सीरीज है। और अगर इस विश्वास के साथ टिके रहोगे तो विश्व का कितना भी बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप विश्व जीत जाओगे, आप हारोगे नहीं। ठीक है? क्योंकि आप जिसके साथ चल रहे हो उसको हारना पसंद नहीं है। ठीक है? तो इसलिए आप हारोगे नहीं, आप जीतोगे। बस आप तैयारी करो, आगे का मत सोचो। आगे क्या होगा, उस दिन क्या होगा, ये सब छोड़ दो, सब मेरे पे छोड़ दो। भगवान ने कहा है ना गीता में अर्जुन से कि तुम बस युद्ध करो, है ना, बाकी मैं देख लूँगा। तो जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूँ, जितना जो कुछ दे रहा हूँ, बस तुम उतना करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और देखना, आप सोचो ना, इतना सब कुछ आपका कवर करा लाया और अभी आप ये बैक ईयर की सीरीज लगा रहे हो। आपको लग रहा है कि कितना ज़रूरी है, कितना पढ़ना होता है? हम खाम खा ड्रामा, टेस्ट सीरीज, फलाना सब कुछ के चक्कर में परेशान रहते हैं, लेकिन आपको देखो कितनी चीज़ें आप सीख रहे हो। ठीक है? तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना। क्लियर? तो अब शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास। तो आज का हमारा जो बैक ईयर का पेपर है 2018 का, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? ये क्वेश्चन प्योर फैक्ट का है। ठीक है? प्योर फैक्ट का। सामान्य से सामान्य अध्यापक और सामान्य से सामान्य किताब आपको इस बनी ठनी के बारे में ज़रूर बताएगी। तो जो भी व्यक्ति आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता है, सॉरी, जो भी आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाता है, वहाँ पर इसका फैक्ट आपको हमेशा बताया जाएगा किशनगढ़ शैली से रिलेटेड। ठीक है? तो ये वहाँ पे ही पढ़ना है, क्योंकि ये मोनालिसा के रूप में इनको जाना जाता है और काफ़ी फेमस पेंटिंग है। तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन मत सोचना। बट अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कांगड़ा शैली के बारे में। तो पहला यही, कांगड़ा घाटी कहाँ है, फिर कांगड़ा शैली क्या है, महाराजा रणजीत सिंह से क्या संबंध है, ये सब आपको बस याद रखना है। और ये मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया है। अब याद आ रहा होगा कि पागल मास्टर ने वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में क्यों बोला था कि कांगड़ा शैली इंपॉर्टेंट है, क्यों बोला था कि बूंदी शैली इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो बस कांगड़ा शैली पे आप फोकस करना। ठीक? बाकी ये पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एक नया ट्रेंड आया था। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को जब एलिमिनेट किया था, मैंने जब एलिमिनेट किया था इस क्वेश्चन को अपनी ट्रिक्स और टैक्टिक्स का लगा के, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, कि इस लाइन से मैंने एलिमिनेट कर दिया था ये समकालीन। यहाँ पे समकालीन है ना, ये तीसरे नंबर पे समकालीन, तो तीसरा नंबर पे इसको कट कर दो। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मध्यकालीन भारत में क्वेश्चन आया है अकबर को लेकर, वहाँ पे भी समकालीन था। उससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी समकालीन का था। तो कहने का मतलब अपने उस पेज में लिख लो जो ट्रिक्स और टैक्टिक्स वाला पेज बनाए हो, यदि किसी प्रश्न में समकालीन जैसा शब्द दिया जाए, समकालीन जैसा शब्द दिया जाए, तो सामान्यतया वो विकल्प गलत होता है। तो सामान्यतया वो विकल्प गलत होता है। ठीक है? तो मैंने तो मान लो ऐसे करके आपको बता दिया ट्रिक,
लेकिन यहाँ पे एक और नई ट्रिक की यूपीएससी ने खोज की थी। क्या खोज की थी? जो मुझे लगता है आगे भविष्य में बहुत काम करेगी यूपीएससी के लिए। ठीक है, खोज ये थी कि यूपीएससी ने इन नामों के साथ छेड़खानी कर दी। मतलब जो संत हैं वो किसकी आराधना या कहें किसकी उपासना करते हैं, उस पर भी क्वेश्चन बनाने लगी। ठीक है, तो आप भी इन चीज़ों पे ध्यान रखना। लिखो, ट्रिक लिखो कि यदि परीक्षा में यदि परीक्षक के द्वारा किसी इष्ट का मतलब भगवान, किसी इष्ट देव, ब्रैकेट में लिख लेना भगवान, का संबंध किसी व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाए तो सामान्यतया वो विकल्प गलत होता है। अच्छा, एक बात और बतानी थी। ये जो मैं लिखाता हूँ आपको ट्रिक्स, अभी जैसे 2 लिखा दी, पीछे की क्लास में 2-3 लिखाई थी। जब क्लास शुरू हो ना, इसको देखना ज़रूर, रिवीजन ज़रूर करना। और एक बात और बतानी है, आपको होमवर्क मिलता है, बहुत सारा वर्क मिलता है आपको, और मुझे जहाँ तक लगता है जितना ज़्यादा शोषण मैं कर रहा हूँ उतना कोई नहीं करता होगा। एक काम ये करना कि वो उस वर्क में कोई वर्क भले थोड़ा सा छूट जाए, लेकिन ये बैक ईयर की जो क्लासेस हैं डेली आ रही हैं, 3 से 4 क्लासेस आपको जो मिलेंगी, 4 से 5, ये नहीं छूटनी चाहिए। और इनका रिवीजन टॉप लेवल पे होना चाहिए, है ना, दिमाग में कंठस्थ रहें ये बातें। ठीक, तो 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो वैसे तो हमने इस 3 को काट के आंसर निकाल लिया था। अगर हम यहाँ पे पहले को देखें तो भगवान कृष्ण यहाँ पे दिया, ये गलत है, क्योंकि ये भगवान राम की आराधना करते थे। और हमारा जब आप नोट्स देखेंगे तो जो हमने 2018 में बनाया था उसमें भी त्यागराज को लेकर यही नोट्स था। और त्यागराज को इसलिए हमने शामिल नहीं किया था, बल्कि त्यागराज को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं। ठीक है, तो इसलिए त्यागराज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब त्यागराज पे आ चुका है क्वेश्चन, अब बाकी जो हैं लोग उन पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस चीज़ लाइन को ध्यान से समझ के, आपने मान लो एलिमिनेट कर दिया तो ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर आपके 2 बचते हैं। ठीक है, कि इन्होंने अनेक नए रागों, अब यही लाइन किस पे आती है? यही लाइन आपको देखने को मिलेगा तानसेन पे, यही लाइन अमीर खुसरो पे मिलेगा। तो इसीलिए इस लाइन को हमेशा कॉमन मानना, ये सही ही होती है। ठीक, तो ये सही है, अब ये गलत हो जाती है यहाँ पे। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे भी तो भगवान वेंकटेश्वर हैं, अन्नमाचार्य हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ। क्या बात बताओ सर? ये अन्नमाचार्य हैं, मतलब इनका नाम में ही लगता है कि साउथ इंडियन प्लेयर हैं ये, तो पक्का यहाँ पे भगवान ऐसे ही कोई होंगे। लेकिन ये त्यागराज थे और कर्नाटक के थे, तो ये बात हजम नहीं होती कि कृष्ण की पूजा करते होंगे, क्योंकि साउथ में कृष्ण का मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। या तो वहाँ शिव मिलते हैं, या तो वहाँ राम मिलते हैं, और या तो वहाँ पे अन्य देवी देवता मिलते हैं, लेकिन कृष्ण सामान्यतया मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया। ठीक, अब ऐसे फिर यहाँ पे वही लाइन लागू हो जाएगी कि हमें फैक्ट भी पता हो, कॉन्सेप्ट भी पता हो। और जब मैं आपको पढ़ाता हूँ संगीत की दुनिया, तो वहाँ पे इन लोगों की पर्सनैलिटी भी तो लिखाता हूँ। ठीक, तो अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब ये जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा? भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? लिखो अपनी कॉपी में, ट्रिक लिखो एक पहले, फिर बताता हूँ इसके बारे में। यदि परीक्षक के द्वारा विगत वर्ष में जैन धर्म पर प्रश्न पूछा जाए या बौद्ध धर्म पर प्रश्न पूछा जाए, तब करंट वर्ष में जो भी प्रश्न, जिस भी विषय पे प्रश्न आएगा, तब करंट वर्ष में जिस भी विषय पर प्रश्न आएगा, हम उस विकल्प को नहीं चुनेंगे जिसे पिछले वर्ष चुने थे। हम
उस विकल्प को नहीं चुनेंगे जिसे पिछले वर्ष चुने थे। मतलब मान लो जैसे पिछले वर्ष है ना 2023 में मान लो क्वेश्चन आया और हमें नहीं पता था, हमने नहीं पढ़ा था, मान लो ये स्थानकवासी आ गया, ठीक, तो हमने यहाँ पे लगा दिया जैन मत, ठीक। अब मान लो अगर क्वेश्चन कोई आ जाए और वहाँ पे भी ऐसे ही 4 ऑप्शन हो और दे दे आपको दिव्यावदान का संबंध किससे है, तो बेधड़क वहाँ पे बौद्ध ही लगाना, है ना, बेधड़क बौद्ध ही लगाना। ये होता है जब, अब ये कहाँ पे, जब नॉलेज ना हो। अब दिव्यावदान तो आपको पता ही है, पढ़े ही होगे, है ना। हाँ, नेति प्रकरण पे आ जाए क्वेश्चन तो आप लगा देना कि सर पहले जैन पे आया था साहित्य में, अब बौद्ध पे आया है, तो बौद्ध ठोकते हैं। क्लियर हो गई बातें। बाकी के जो ऑप्शन होते हैं सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, ठीक। ये यहाँ पे ट्रिक थी, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था। ये वैसे जानते हो, ये वाला क्वेश्चन, पारमिता वाला क्वेश्चन, ये दोनों उपिंदर सिंह की किताब से हैं, ठीक। तो आप इसको बस देख लेना, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपको मैंने यापनी संप्रदाय वगैरह लिखाया ही था, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन एक स्थापत्य का क्वेश्चन है ना, वास्तुकला का। आपने मुझसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, तो मैंने वहाँ पे एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि सामान्यतः जो मुगल आर्किटेक्चर है वहाँ पर थोड़ा सा संगमरमर का उपयोग मिलता है कहीं कहीं पर, ठीक है। सामान्यतः शब्द मैंने लिखाया था, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जहाँ पे संगमरमर नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनकी लोकेशन, संगमरमर की दूरी वहाँ से बहुत है। जैसे अगर आप अमरावती के क्षेत्र में जाओगे तो आपको संगमरमर मिलेगा, आप दिल्ली या राजस्थान के क्षेत्र में जाओगे या आगरा में जाओगे तो संगमरमर मिलेगा, लेकिन आप फतेहपुर सीकरी हो या लखनऊ हो तो वहाँ संगमरमर नहीं मिलेगा। इसका एक और रीज़न ये था कि शुरुआती दौर में जो ये इमारतें मुगलों ने बनवाईं, इन इमारतों में संगमरमर नहीं था। मतलब उस समय इतनी परिपक्वता वास्तुकला में नहीं थी। अर्थात वास्तुकला में जो सामान्यतः जो परिपक्वता मिलती है वो शाहजहाँ के टाइम पे मिलती है, ठीक। वो बात अलग है, अपवाद के रूप में हुमायूं का टॉम उसमें संगमरमर मिल जाता है, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन और वो दिल्ली में बना है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन ये दिल्ली में नहीं थे। तो इसीलिए फतेहपुर सीकरी हो या लखनऊ स्थित इमामबाड़ा हो, यहाँ पे संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ था। अब यहाँ पे एक लाइन और बताता हूँ। क्या? ये अजीबोगरीब वाला ऑप्शन होता है, ये जो ऑप्शन है ना, तो जब भी आपको ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे ना तो 1 ना तो 2 लिखा हो, जहाँ पर भी मिल जाए ऐसा ऑप्शन, तो वहाँ पर 90% चांस होते हैं या तो ए सही होगा और या तो डी सही होगा। दोनों विकल्प और बी विकल्प सही नहीं हो सकते अगर आपको नॉलेज वाला वहाँ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सामान्यतया मतलब माना जाता है। तो अब यहाँ पे लाइन भी आप देख रहे हो कि दोनों जगह एक ही लाइन दी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता था क्वेश्चन कि यार या तो ये सही है या तो वो सही है, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को या तो पूरी तरह छोड़ दो और या तो यहाँ पे तुक्का लगाओ इसी ट्रिक के साथ, या तो ए पे ठोक के आओ या तो डी पे। लेकिन कॉमन सेंस अगर आपने लगा लिया कि नहीं लखनऊ की दूरी अलग है, फतेहपुर अलग है ना, तब फिर आपको वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी कि हाँ यहाँ सफ़ेद संगमरमर का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना। अब जो ये अगला क्वेश्चन है ये भी फैक्ट का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। ये वैसे ये स्टेट पीसीएस में कई बार आया है। अब देखो ये वाला जैसे क्वेश्चन हो गया है ना, देखो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया या ये क्वेश्चन हो गया, ये सब घटना चक्र से कवर होंगे। इसीलिए मैंने आपको घटना चक्र रटवाई है कि घटना चक्र रट लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है। पदम पाणी वगैरह आपको पता है, लोकेश्वर कभी सुने नहीं थे, अवलोकितेश्वर का कभी जिक्र नहीं है। 2 नाम सुनते हो, या तो मैत्रेय या तो कल्कि, है ना। तो मैत्रेय यहाँ पे अवतार माने जाते हैं, तो आप इस चीज़ को बस देख लेना, ठीक। ये फैक्ट है तो यहाँ पे ट्रिक है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन ये भी फैक्ट है बट यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ट्रिक यहाँ पे है ये आपकी उपड़ा जामदानी साड़ी को लेकर, ट्रिक यहीं पे है ना, क्योंकि आपने उपड़ा जामदानी जो साड़ी है उसको कभी भी कर्नाटक में नहीं पढ़ा है, कभी भी। खैर छोड़ो, आपको उसको कर्नाटक में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन सुजनी कढ़ाई जो कि करंट में है ये महाराष्ट्र में नहीं पड़ी है
और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे तीनों स्टेट साउथ के दिए हैं, तो यूपीएससी सोचो अगर ऑप्शन बनाएगी तो क्या दक्षिण वालों का प्रभुत्व रखेगी? क्या उत्तर का एक भी ऑप्शन नहीं देगी? तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो यूपीएससी ने जानबूझ के नीचे के ये जो दो विकल्प बनाए, कैसे बनाए? आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको ये तो पता है कि साल जो होता है पुथुक्कुली वो तमिलनाडु का है, लेकिन सुजनी कढ़ाई जब आप घटना चक्र वगैरह पढ़ते हो या आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो या करंट अफेयर्स पढ़ते हो, जीआई टैग वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ आपको पता चलता है कि बिहार है। और उपड़ा जो जामदानी को जब आप पढ़ते हो तो इसका संबंध आप कहाँ से लगा पाते हो? आंध्र प्रदेश से। तो ये जीआई टैग के क्वेश्चन है, ठीक, करंट के क्वेश्चन है। तो ये आपको लिस्ट बना के याद करने होते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि सर ये 2 और 3 हमारे गलत हैं, तो ये दोनों कट गए, हमारा केवल एक ही बचेगा। एक और चीज़ बता दूँ, ऑप्शन वाली ट्रिक है ना, ये तो आपको नॉलेज वाली बताई, ऑप्शन वाली ट्रिक। जब भी आपको यूपीएससी में ऐसे 4 ऑप्शन मिले, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन मिले, तो सामान्यतया सिंगल डिजिट वाले ही आंसर सही होते हैं। तो सामान्यतया सिंगल डिजिट वाले ही आंसर सही होते हैं। सिंगल डिजिट मीन्स या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब इस पे आपका लक, मतलब सोचो अगर ऐसे 10 क्वेश्चन आपके मिल गए तो 5 में ए लगा देना, 5 में सी लगा देना, तो ऑटोमेटिक आपके 3-4 सही हो ही जाएंगे। ये प्रायिकता कहती है मैथ में, ठीक। तो यहाँ पे ये ट्रिक याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो फैक्ट और जीआई टैग का है ना, इसीलिए मैंने आपको याद करा रखा है। अब देखो यहाँ पे जानबूझ के इसने आपके दिमाग के साथ खेला है। थांगटा नृत्य, ये जानता है कि थांगटा नृत्य जो है मणिपुर का है और थांग का जो चित्रकला है वो सिक्किम की है, तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए। तो ये तीसरा आपका कट जाएगा अगर आपको बहुत अच्छा फैक्ट पता है। इवन खोंगजोम परबा जो गाथा गीत थे उस समय मनाया गया था, करंट में चर्चा में था। चपचार कुट ये भी करंट में चर्चा में था। तो 1-2 हमको पता है, ठीक है, 1-2 हमको पता है। ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है थांगटा, क्योंकि थांगटा किस में था? मणिपुर में था, ठीक है। तो तीसरा हमने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से ये कट गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो ऑप्शन देख के लगा के आए थे, आपने बोला था सिंगल डिजिट। तो मैंने क्लास नंबर 2 में या कहें पीछे की क्लास में एक लाइन बहुत ही कंठस्थ करके आपको लिखवाई थी कि सबसे पहले नॉलेज का यूज करना, जब नॉलेज काम ना आए तो फिर आप ट्रिक और टैक्टिस लगाना। तो आपने पहले नॉलेज लगाया तो थांगटा लग गया, खोंगजोम लगाया तो मणिपुर लग गया, चपचार लगाया तो मिजोरम लग गया। अब इतना भी आप ना पढ़े हो, आर्ट एंड कल्चर में आपके टीचर ने किसी ने नहीं पढ़ाया, तो फिर यूपीएससी इतनी सरल थोड़ा ना है, फिर ट्रिक से थोड़ा ना सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हुई। अब यहाँ एक बात जो बताना चाहता हूँ वो ये कि मान लो आपने तीसरे से काट दिया था ए और डी, सी और डी, आपका ए बचता है और बी बचता है, मतलब सिंगल डिजिट और 2 डिजिट, अर्थात 2 ऑप्शन कटने के बाद आपके 2 ऑप्शन बचते हैं जिसमें सिंगल डिजिट और डबल डिजिट होते हैं। सिंगल का मतलब 1 और डबल का मतलब ये 2। तो 99% चांस होता है कि डबल डिजिट वाला आंसर सही होता है, लिख लेना, है ना। यदि हम किसी भी ऑप्शन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तो 99% चांस होता है डबल डिजिट वाला आंसर ही सही होगा। मेरे लाल और मेरी लालियों, याद करो जो मैंने आपको ये पीछे विकल्प दिखाए थे, है ना। पीछे विकल्प कौन से? ये जो आपका दिमाग और दही जो खाने वाले थे, ये वाले विकल्प, ये भी तो कुछ ऐसे ही हैं, ये भी तो कुछ ऐसे ही है ना कि या तो 4 हो या तो 3 या तो 1, इसमें भी तो डबल वाला ही सही हो रहा है। कुछ समझ में आया? हाँ सर, जैसे ये भी तो यही है कि ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, 2 बचे, तो डबल डिजिट वाला ही तो होगा। यहाँ पे देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, सिंगल और डबल है तो डबल वाला ही होगा। अब समझ पा रहे हो मेरी मेहनत, मेरी पसीने की मेहनत है?
इसीलिए कहता था आपसे कि आप मत डरना, जब तक मैं हूं ना तब तक आपको युद्ध जिता दूंगा, है ना। आप कितने भी पीछे खड़े होगे, उस भीड़ से आपको आगे निकाल के खड़ा कर दूंगा। और मेरी यही खूबी है, मतलब मेरे पे ना लोग शुरू में भले खफा हो जाएं, दुश्मन बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन जो मुझे जान गया तो बस एक ही चीज़ है, वो कुछ भी कर सकता है लेकिन मेरे से दुश्मनी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका कितना बड़ा घाटा होगा। ठीक, तो ये चीज़ें अब आप पढ़ लेना, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। अब ये देखो जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है, नॉलेज का ट्रिक यहाँ पे लग जाती, लेकिन ये नॉलेज है। क्या नॉलेज है? नॉलेज है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण मतलब हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हेलमेट का मतलब क्या होता है? जो युद्ध करते हैं ऊपर कवच नहीं, मुकुट धारण कर लेते हैं। कवच का मतलब क्या होता है? वही जो सीने में लगा के बुलेट प्रूफ टाइप का है ना, भाला वाला न चुभे। ठीक है, तो ये तो हम क्लियर समझ गए। और हमने ये भी पढ़ा है कि सिंधु घाटी में युद्ध के हमें प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता में युद्ध के प्रमाण नहीं मिले, इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ युद्ध नहीं था, वहाँ व्यापार था, और जहाँ व्यापार होता है वहाँ युद्ध हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप देखना, अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, सऊदी अरब में इस समय बिकनी रैंप किया जा रहा है, बिकनी में, या कह सकते हो स्विमिंग सूट वॉक की जा रही है। स्विमिंग सूट का मीन्स कि तन पूरा खुला हुआ, ऊपर का ब्रेस्ट और नीचे का प्राइवेट पार्ट ही सिर्फ ढका हुआ। सोचो, वो सऊदी अरब जो इस्लाम की, ईमान की और महिलाओं की कितनी ज़्यादा बातें करता था, अब ऐसा क्यों कर रहा है वो, आप बताइए। क्योंकि उसको भी पता है कि अगर युग के अनुकूल नहीं चले तो कल तो पेट्रोल डीजल ख़त्म ही होने वाला है, सब लोग रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, हमारे यहाँ लोग भाव तक देंगे नहीं। तो क्या करो, व्यापार के लिए अपना विचार बदल दो। समझ गए? सोचो, वो सऊदी अरब है जहाँ खुले में किसी को करते थे तो फांसी दी जाती थी, कोड़े बरपाए जाते थे, लेकिन वो बदल रहा है और इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रही, दुबई वगैरह शहरों में। लेकिन आप देखो अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, जो ज़्यादा कट्टर हैं, देखो कट्टरता ना आपको कहीं की नहीं रखती है, किसी भी धर्म की कट्टरता हो, चाहे हिंदू हो चाहे जो भी हो, वो आपको कहीं का नहीं रखेगा। अब जो लोग राम के नाम पे सोचे राम, जो राम को लाए हम उनको फिर से लाएंगे, वो गधे हैं। सीधी सी बात है ना, राम को कोई नहीं लाया है, राम आए हैं और राम को एक युग में हर व्यक्ति को आना होता है। आपके जीवन में जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है जाएगा, कोई लाता थोड़ा ना। हाँ, योगदान है कि इतने वर्षों में कोई व्यक्ति ऐसा बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता था, उसकी सराहना करनी चाहिए और करनी है। ठीक है, 370 कोई नहीं हटा सकता था, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सच में एक तरीके का मतलब बोल्ड डिसीजन दिखाता है, स्टेमिना दिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसके तले आप कुछ भी करो, है ना। दो चीज़ें, मैं मान लो आपको ये क्लास बस दिखा देता और बाकी आपको ना कराता, तो खराब चीज़ है ना वो भी कराया और ये भी कराया, वो कुछ कम कराया लेकिन इसको टॉप पे रखा, तो ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक, खैर वापस आते हैं। तो जहाँ व्यापार होता है वहाँ युद्ध नहीं होता, यहाँ पर भी यही चीज़ थी कि सिंधु घाटी में इसलिए युद्ध के साक्ष्य नहीं मिलते, तो एक तो हमारा सही है। फिर यहाँ पे देखो कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र या कहें तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु के लोगों को ताम और लोह का मतलब लोहा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे जब आप ऑप्शन देखते हो और यहाँ लोह का मतलब आप नहीं समझ पाते हो, ठीक है, तो एक तो एलिमिनेशन है, केवल इससे आप एलिमिनेट कर सकते थे। दूसरा क्या था कि आप इसकी इंग्लिश देखो जाके, तो आपको पता चलेगा आयरन, तो आपको पता है कि आयरन की वहाँ पे खोज नहीं हुई थी। 6ठी शताब्दी BC में आयरन आता है, या कह सकते हो उत्तर वैदिक काल के अंतिम क्षणों में आता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा कट गया। अब बाकी कौन सा ऑप्शन बचा, बाकी बचा ये तीसरा कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे। देखो, सुरकोटदा में
हाथी उससे घोड़े के दांत मिले हैं, लेकिन उसका प्रमाण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को क्या कह सकते हो कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, और यूपीएससी ने भी इसी चीज़ को माना है। ठीक, वैसे ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देती नहीं है विवादित, लेकिन दे दिए थे। हालांकि इस बार 2023 में तो यूपीएससी ने 7 क्वेश्चन सीधे सीधे नकार दिए। 7 क्वेश्चन भाई साहब, मतलब WHO की रिपोर्ट में सत्यता दिखाई जा रही है और वो कह रही है हम नहीं मानते। इवन इस बार की जितने भी टेस्ट सीरीज कोचिंग वाले अपने आप को वो भौकाल क्रिएट करते थे ना, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का अंतर है यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से और नॉर्मल आंसर की से। आप चिंता मत करना, हम आपको यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से ही चीज़ें बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ इनकी गड़बड़ी होगी वो बता देंगे आपको। ठीक, अभी तो ये हिस्ट्री के हैं तो यहाँ गड़बड़ी नहीं है, ज़्यादातर गड़बड़ी पॉलिटी में, इकोनॉमी में और करंट अफेयर्स में की गई है और इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये समझ गए, दूसरा आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब दूसरा ये देखो कट गया, दिमाग लगाओ, दूसरा कट गया। अब कितने बचे? 2 बचे। तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, आपको क्या बोला था कि जहाँ सिंगल होगा, जहाँ डबल होगा, सामान्यतः वहाँ कौन सा सही होगा? डबल। देखो मेरी जो बातें होंगी ना 100% प्रूफ के साथ करूँगा, और ये नहीं कि ये नियम केवल एक ही क्वेश्चन में लगाऊंगा। वो यूट्यूब वाला ड्रामा नहीं है ना, जो यूट्यूब पे 4 चौपतियाँ मेरी देख के फॉर्मूले बना के आप जैसे कुछ धूर्त बच्चे जो होते हैं ना, आप ही में से कुछ धूर्त जो होते हैं, उन्होंने किसी को ट्रिक शेयर कर दी तो ट्रिक ही तो शेयर करोगे। बना लो बेटा, कितने बना पाओगे? जिसने ओरिजिनल खोजा है उसका कभी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि और उसमें बेस्ट ले आएगा, जैसा कि मैं फिर से ले आया। तो आप ये देख सकते हो यहाँ डबल डिजिट, यहाँ सिंगल डिजिट, तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ लिया। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे क्या है कि मणिपुरी संकीर्तन निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि ये गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, हो सकता है, होगा। डांस तो है, ये तो हमको पता है, तो जब डांस होगा तो गाना भी होगा। ठीक है, मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। केवल करताल। आप बताओ, जब गीत हो रहा है, डांस हो रहा है, क्या केवल एक ही चीज़ बजाई जाएगी? गिटार तो हम मान सकते थे, लेकिन इतना बड़ा मणिपुरी संकीर्तन है भैया, शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है, तो क्या एक ही चीज़ बजाई जाएगी? ना भैया, बहुत चीज़ें बजाई जाएंगी। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर कह रहा भगवान कृष्ण के जीवन, ये तो आपको पता ही है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे फिर से बी डी बचा, यहाँ पे डबल डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो हमारा डबल डिजिट का सही हुआ। ये तो नॉलेज का क्वेश्चन था वैसे, और वैसे भी जब मणिपुर आप पढ़ते हो तो वहाँ पढ़ाता हूँ। फिर से एक बात बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की है, इसी को कहते हैं उसके माइंडसेट को पकड़ना यूपीएससी के। ये देखो यहाँ पे चीज़ नोटिस करो, क्या है, ये ऑप्शन कहाँ पे होना चाहिए? पहले पे, और ये ऑप्शन कहाँ पे होना चाहिए? चौथे पे। इसने जानबूझ के इंटरचेंज किया है। ठीक है, ये ऑप्शन तो अपनी जगह ठीक है और ये भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसने इंटरचेंज किया, मतलब इसने जानबूझ के इंटरचेंज किया ताकि बच्चे के दिमाग में आए कि केवल एक ही सही होगा, या बच्चे के दिमाग में आए कि 1 2 3 होगा, और बच्चे का ध्यान इन दोनों पे ना जाए। जैसे 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 आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, बहुत पहले मैंने सुनाई थी, इन क्लासेस में नहीं सुनाई है कहीं पे, इतना तो मुझे भी याद है ना, 2021 में सुनाई थी। क्या कहानी सुनाई थी? आप ही जैसे जो बच्चे हैं ना, तैयारी करते हैं, मान लो मुझे जैसे पता चला कि आप में से बहुत सारी देवियाँ टैलेंटेड हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपसे कहा, आपको फ़ोन किया कि देवी तुम क्या करो, घर से भाग जाओ। ठीक है, और हमारा एक आदमी आएगा, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होगा, उसके साथ बैठ जाना, स्टेशन आ जाना, और वहाँ से हम तुमको दिल्ली बुला लेंगे। ठीक, आप भागी, पूरा प्लान की, हमारे आदमी ने आपको दिल्ली में स्टेशन में बैठा दिया, आपके लोकल स्टेशन से, और दिल्ली पहुंच गई आप जो ही दिल्ली आई तो मुझे तो पता है कि आपके घर वाले ढूंढ लेंगे कि एक ही पागल मास्टर है जिसके चक्कर में ये लड़की भागी होगी, और तो कोई चूहा तो इससे भागता नहीं है ना, ये उसी के चक्कर में बस भागी होगी। तो आप वो सब लोग मेरे यहाँ आएंगे रूम पे। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने रूम में, जो हमारे 2 रूम का जो कमरा है, उसमें एक रूम में क्या करूँगा, ताला लगा दूँगा। ठीक, और दूसरा जो रूम है उसको खुला रखूँगा और वहाँ पे आपको नीचे छिपा दूँगा। और जब आपके माता पिता आएंगे तो मैं बाहर नीचे पहले खूब उनसे बहस करूँगा, खूब लड़ाई करूँगा, नहीं भैया नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर भी वो ज़बरदस्ती जब आएंगे तो उनका ध्यान सबसे ज़्यादा, और उनसे कहूँगा इस रूम में नहीं जाना है भैया आपको,
ये नहीं खोल सकता मैं, ये चाबी इसकी नहीं है, ये है वो है। तो आप मुझे बताइए, सब लोग आपको बेड के नीचे देखेंगे सबसे पहले, या इस रूम पे सबका फोकस रहेगा? इसी रूम पे सबका फोकस रहेगा, क्योंकि सबको लगेगा इसी में ताला लगाया तो इसी के अंदर होगा या इसी के अंदर होगी हमारी लाली, और लाली इसके नीचे छिपी है ना। तो ये होता है ध्यान भटकाना। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं बिज़नेस करता था और मैं जब काजू लेने जाता था तो मेरे पिताजी, क्योंकि किराने का जो वो चीज़ें हैं उस पे पिताजी को महारत हासिल है, और जो जनरल आइटम थे जैसे साबुन शैम्पू वगैरह है ना, जो आप लोग परचेज़ करते हो रोज़ जीवन में यूज होते हैं, उस पे मेरी महारत हासिल थी। तो जब मुझे किराने का आइटम लेने जाना होता था तो पिताजी से सजेशन लेके जाता था। शुरुआत ही बिज़नेस की थी। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि सनी, जब तुम वहाँ जाना ना तो काजू वाले से 10 टीन काजू खुलवा लेना, चेक करवा लेना, क्योंकि काजू कई वैरायटी में आता है, सिंगल पीस, 2 पीस, 4 पीस है ना, 8 पीस ऐसे करके, और उसमें भी फिर कई और वैरायटी हो जाती हैं। तो देख के लाना पड़ता है काजू को, और पूरी टीनें पलटवा लेना, और जो तुमको पसंद हो उसके रेट मत पूछना और ना उसका मोल तोल करना। जो तुम्हें नहीं पसंद है उसको बिल्कुल खरीदने के दम तक उस पे रेट मोल तोल करवा लेना, और जब तुम बिल्कुल खरीदने के रेट पे करवा लोगे कम, तो वो कम करेगा नहीं। फिर अचानक उससे पूछना, अच्छा भैया ये क्या रेट है, मान लो ये हम 10 टीन ले रहे हैं, वो क्या रेट है, तो ऑटोमेटिक वो क्या समझेगा कि यार ये लेने तो ये वाला जा रहा है, इसका तो अभी लेगा ना, एक काम करो इसको सस्ता बता दो 5 रुपये। तो मैं क्या करता था, ये वाला 20 टीना डलवा लेता था, इसको बोल देता भैया इस बार छोड़ दो, इसको अगले टाइम ले लेंगे। समझ गए, ये चालाकी। ऐसे ही आप कपड़े लेने जाओ या कुछ भी करने जाओ, सब्जी लेने जाओ, जो आपको लेना हो उसके मोल तोल मत करो, और जो ना लेना हो उसका मोल तोल कर लो। समझ गए, ये होती कलाकारी। यही यहाँ पे इन्होंने किया है कि आपका ध्यान भटका दिया। ठीक, बाकी आप इसको पढ़ लेना। अब देखो एक बात बताता हूँ, ये मणिपुर पे आया है ना क्वेश्चन, इसके पहले एक भी क्वेश्चन आपने देखा कोई नृत्य पे? नहीं ना, इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि नृत्य पे अब क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए अब आप करंट कला एवं संस्कृत में जाके पढ़ लेना, नृत्य संगीत उन पे क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़, ये केवल जो शब्द एक्सट्रीम वर्ड होता है, केवल, एकमात्र, सभी, है ना, लिख लो चाहे, वैसे अब इनकी ज़रूरत रहती नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो, केवल, एकमात्र, सभी, कौमा, समकालीन, ये अतिशयोक्त वर्ड हैं, ये अतिशयोक्त शब्द हैं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब हवाबाजी वाले, कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, है ना। अतिशयोक्ति शब्द हैं जो सामान्यतया विकल्प को गलत कराने के लिए जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि सौत्रांतिक एवं सम्मति ये क्या है, जैन मत के संप्रदाय हैं। आपको क्या दे रहा है, सूचना, जानकारी आपको दे रहा है। आप मुझे बताओ, क्या ये जानकारी आपको देना उचित है कि सौत्रांतिक और सम्मति जैन मत के संप्रदाय हैं? हमें क्या करना तुमसे पूछ के, भैया जो व्यक्ति यहाँ पे जानकारी हमसे पूछ रहा है कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, वो हमको यहाँ पे जानकारी दे रहा है ना, कि ये मत के संप्रदाय हैं, तो हिपोक्रेसी की भी तो सीमा हो रही ना, कि एक चोर ये कह रहा है कि मैंने चोरी की है, तो डाउट तो होगा यार इसने कुछ और किया होगा, लेकिन इसमें जानबूझ के फंसना चाह रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और वैसे भी जब आप बौद्ध और जैन को पढ़ते हो तो इस चीज़ को आप डिटेल में वहाँ पढ़ते हो कि सौत्रांतिक और सम्मति जो मत हैं वो सामान्यतया बौद्ध मत हैं। तो ये आपका ऑप्शन कट गया यहाँ से, हाँ सर कट गया। अब ये देखो ऑप्शन यहाँ कटा। ठीक, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कहेंगे मुझसे कि सर ना तो 1 ना तो 2 है, और आपने बोला था कि ना तो 1 ना तो 2 होगा तो सिंगल डिजिट सही होगा, तो मैंने सही तो बोला था। अब ये यहाँ पे ना तो 1 ना तो 2 है, ये वाला भी कट गया, तो सिंगल डिजिट ही तो सही हुआ। बताओ,
डबल डिजिट तो हो ही नहीं सकता। तो ये है विकल्प की कलाकारी मास्टर की। वैसे देखो मैं ये चीज़ें पढ़ाता नहीं, मतलब ये चीज़ें मैं चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही वैसी चीज़ हो जाती है। मतलब आपको कितना सरल मैं कर दे रहा हूँ, है ना, कि बताओ ऊपर का हमने पढ़ा नहीं, हमने नज़र देखा और देखते ही देखते प्यार हो गया कि अरे मास्टर ने हमारे कहा था कि ना तो 1 ना तो 2 होगा, तो उनमें से गारंटेड है कि सिंगल डिजिट वाला ही कोई सही होगा। अब चेक करना है कि ए सही होगा कि बी। अब ए सही होगा बी सही होगा ये तो पहले से यहाँ से पता चल जाएगा ना एलिमिनेट होके। तो मतलब फैक्ट की जानकारी, ट्रिक की जानकारी या ऑप्शन एलिमिनेट की जानकारी हमें हमारे उत्तर तक पहुंचा देगी। लेकिन फिर से कहूँगा, इस बैक ईयर की सीरीज को लगाते समय मदांध मत हो जाना, अहंकारी मत हो जाना कि अब तो हम घटना चक्र लगाएंगे ही नहीं, अब तो हम रिवीजन करेंगे ही नहीं, अब तो बैक ईयर पढ़ेंगे ही नहीं। ये मतलब ये समझो कि अमृत है ना, थोड़ी थोड़ी बूंद इसकी लेनी है रोज़, लेकिन जो बाकी का भोजन है उसको भी खाना है ना। ये मत सोचना कि यार ऐसा नहीं करेंगे फिर तो आप तो मेरी नैया ही डुबो दोगे। ठीक, तो ये चीज़ें अब आप पढ़ लेना। आगे हो सकता है क्वेश्चन इसमें घुमा के फिर से डाल दे, सर्वास्तिवाद से और सम्मति से लेके, वैसे मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। जैसे अनेकांतवाद वगैरह पढ़े हो ना जैन धर्म से रिलेटेड, तो वही चीज़ पढ़ लेना। ठीक, अब बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र है, ये फैक्ट का क्वेश्चन था, है ना। अब आपको यहाँ पे अगर कॉमन सेंस होता कि बुद्ध से रिलेटेड सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है, अजंता, तो अजंता पे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है अब बादामी पे क्वेश्चन आ जाए, एलोरा पे आ जाए, बाघ पे आ जाए। वैसे अभी एक क्वेश्चन पीछे आपने पढ़ा है जिसमें नदियों को दिया था, लेकिन अब थोड़ा गहराई में आ सकता है, बाघ और बादामी को लेकर आ सकता है गहराई में। बादामी को प्राचीन नाम में क्या बोलते थे, वातापी, है ना, ये भी याद रखना, चालुक्य प्रमुख थे। ठीक है, ऐसे याद किया करो, बादाम खाने वाले लोग चालाक होते हैं, मतलब चालुक्य होते हैं। ठीक, खैर वापस आते हैं। अब ये देखो फैक्चुअल था, ठीक है, फैक्चुअल का मतलब थोड़ा सा अगर आपको कॉमन सेंस हो, थोड़ा रील वगैरह चलाते हो, यूट्यूब वगैरह चलाते हो, तो मराठी जो लोग हैं उनको देखे होगे तो वहाँ पे एक विठोबा देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो वो वास्तव में वारी वरकारी संप्रदाय के प्रमुख थे, है ना, जिसको विट्ठल या विठोबा कहते हैं। जैसे एक नाटक आता था, मैं देखो सच बताऊं तो मुझे ये क्वेश्चन कहाँ से याद आया और कहाँ से एलिमिनेट होता है। ठीक, अब मेरे घर में बता मत देना जाके, है ना, वैसे मेरे घर वाले जानते हैं। एक नाटक आता था जी टीवी पे, है ना, पवित्र रिश्ता, जिसमें ये सुशांत था और वो देवी जी भी थी, है ना। पवित्र रिश्ता, सुशांत वास्तव में उसी से फेमस हुआ था और ये बड़ा अच्छा सीरियल था, बाद में घटिया हो गया। उस पवित्र रिश्ता में उसी विठोबा और विट्ठल की बार बार चर्चा की जाती थी और यही वारी वरकाय संप्रदाय की भी चर्चा की जाती थी। ठीक, तो मुझे याद है महाराष्ट्र का है, ठीक, और महाराष्ट्र का तो जनजातियों का तो नहीं है, तो ये संथाल तो ऑटोमेटिक नहीं होंगे, तो ये मैंने कट कर दिया था। ठीक, अब चलिया साहिब से आप इतना लगा लो कि अमरिंदर साहिब या ये जो लोग हैं या जो गुरुद्वारे हैं, है ना, वो साहिब नाम से ही तो चलते हैं, तो हमने मान लिया कि सर वो सिंधियों का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंदराज यात्रा का हमें नहीं पता, हमें नंदराज यात्रा का नहीं पता। कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे सर इतना खामखा पढ़ा रहे हो, नीचे एक बार देखो, नीचे देखो, नीचे देखो। कुछ बच्चे तो यही कह रहे होंगे कि सर इसमें फिर से वही बात आ गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे भी डबल डिजिट है, यहाँ पे भी डबल डिजिट है, आपने भी लिखाया कि सिंगल डिजिट ही सही होगा। वो एक अलग चीज़ है, ये लास्ट में लगाना नियम, इसीलिए तो कह रहा हूँ इसको लास्ट में लगाओ, पहले अपनी बुद्धि लगाओ। ठीक है, तो पहली बुद्धि लगाई वारा वरकारी से, तो ये तो कट गया। चलिया साहिब से आपको पता है सिंधी का सही है, एक सही है, मान लो आपको पता चल गया था एक सही है, तीसरा पता है कि गलत है, तो एक के साथ दो तो आएगा, लेकिन यहाँ पे दो तो कहीं दिया नहीं, तो मतलब दूसरा भी नहीं सही होगा, तो इसीलिए केवल एक ही यहाँ सही है। ठीक है, और ये उस समय चर्चा में था, करंट में भी था। ठीक, तो बाकी आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं तो वो नीचे ऑप्शन वाली ट्रिक मेरी जान गए, उसी से कर लेते। ठीक, विठोबा याद रखना, आगे आपको जब वो पढ़ाऊँगा ना, तुकाराम या कहीं आप मेडवल में जब पढ़ते हो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के संतों को जब देखते हो, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैं ज्योतिर्लिंग को लेके कह रहा था। ठीक है, आपको पढ़ाया भी है।
अब दिल से बताना, मतलब इसको नॉलेज छोड़ो, यहाँ पे दिमाग लगाओ, बस दिमाग। ओमकार किसका नाम होता है? छंकल जी का। अमलकंटक किसका नाम है? छंकल जी का। तो मेले लाल, जब इन दोनों का नाम छंकल जी पे है तो छूले बाबा क्या करेंगे? छूले बाबा क्या करेंगे बताओ? कछू नहीं करेंगे, चल जी। अब मान लो अगर छूले बाबा को आपको पता नहीं था तो ओमकारेश्वर को तो पता था, तीसरे से सब एलिमिनेट हो गए। अरसवल्ली के बारे में आप जान गए। अब अरसवल्ली को अमरेश्वर से लिंक मत कर देना, अमरेश्वर सूर्य मंदिर वो शैव मंदिर है, ठीक है। तो अब इसीलिए मैंने तो आपसे कहा है कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग पता हो, ठीक। तो अरसवल्ली आपको सूर्य मंदिर पता है, बाकी के मंदिर आप और देखो सूर्य मंदिर कौन है। जैसे कौन सा सूर्य मंदिर है मास्टर ने घूम के आया है? कोणार्क, और एक और मोढेरा, ठीक है। बाकी याद नहीं रखना है। अब यहाँ पे देखो मध्यकालीन भारत, अच्छा ये अभी यही है, मतलब पूर्व मध्यकालीन, अभी ये कल्चर का ही चल रहा मेडवल का। मैं वही सोचा, मैंने कहा मेडवल इंडिया कहाँ से आ गई अचानक, मतलब कल्चर में ही होता है ना। तो देखो क्या कह रहा, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। अब इस लाइन को ध्यान से देखना, ठीक है। अब कुछ बच्चे देखो यहीं पे फिर से मैं कहूँगा, मैंने क्यों कहा आपसे कि नॉलेज ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे पहले ही ऑप्शन देख लेंगे और ऑप्शन देख के कहेंगे सर ये गलत ये गलत, अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। इसीलिए कहता हूँ ना, हर जगह ट्रिक नहीं लगती है, जहाँ नॉलेज है वहाँ ट्रिक नहीं लगेगी। अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले अपनी सिस्टर को ही IAS बनाता, समझ गए, क्योंकि मुझे पता है वो ट्रिक तो सब याद कर लेगी। ऐसे अभी मुझे एक दिन कह रही मुझसे कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत सरल चीज़ होती है, वो JRF देती है ना एग्ज़ाम, तो उसके JRF में आते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन 5 से 6। मैंने कहा बिटिया कैसे? तो बोली देखो उसमें कुछ शब्द हमको पता होने चाहिए कि ये पूर्व धारणा है, ये हैं, ये वो हैं, फला है। हमने कहा अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है तुमको पता है। मैं उसको ये नहीं बताता हूँ कि मैं कॉम्प्रिहेंशन बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठोक पीट के पढ़ाता हूँ उनको 10-10 क्लासें। क्यों? क्योंकि उसके 5 क्वेश्चन आते हैं वहाँ, और उस पर मैं क्यों उसकी भ्रम को तोड़ूँ। अब 5 में बेचारी 3 सही कर ही लेती है ट्रिक से, तो मैं क्यों उसको भ्रम में डालूं कि तुम 9 क्लास हमारी देखो, 12 की 12 देखो, रिवीजन करो, तो वो बेकार चीज़ है। तो यहाँ पे भी हमें नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज कैसा, क्या कह रहा है कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तमिल क्षेत्र के सिद्धों या सित्तर ये सब कब हुए? भक्ति आंदोलन के टाइम पे। तो आप मुझे बताइए, जो भक्ति की बात करेगा वो मूर्ति पूजा की विरोध तो करेगा ही ना। और मैंने आपको पहले भी आगे पढ़ाया है कि मूर्ति, उसमें जब मूर्ति कला पढ़ा रहा था कि मूर्तियां या मंदिर आगे जाके क्या हो गए? कट्टरता के प्रतीक बन गए। जैसे आपको पता हो या ना पता हो कि पहले के ज़माने में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब एक दूसरे से मिलते थे तो लोग क्या करते थे? राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब। अब ये नया ड्रामा आ गया है कि जय श्री राम, जय श्री राम में कट्टरता है और राम राम में प्रेम था। मेरे पिताजी के कई ऐसे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं और वो राम राम करते हैं कि राम राम भदौरिया साहब, राम राम भदौरिया साहब। और कई बार तो पिताजी दुकान में नहीं बैठे होते थे, मैं बैठा होता था तो मेरी दाढ़ी रहती थी, तो वो दूर से जाते तो भदौरिया राम राम, तो मैं कहता था हाँ राम राम भैया। फिर थोड़ी देर वो रुकता था, अरे यार तुम भदौरिया के बच्चा बोल रहे हो। हमने कहा हाँ भैया। अब क्या बोलें कि पिताजी नहीं है, तुमने बोला राम राम, हमने रिप्लाई दे दिया, पिताजी घर पे हैं, क्या करें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। तो उस समय कट्टरता नहीं थी, उस समय प्रेम था, ठीक है। तो यही चीज़ कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरी बात, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। लिंगायतों के बारे में जब पढ़ोगे, पढ़ाया भी है मैंने, वीर शैव को लेकर, है ना, करंट में आते हैं टॉपिक में, ये कल्चर में नहीं आते हैं, ठीक है। करंट में इनको पढ़ना होता है और एंशिएंट में भी पढ़ना होता है। तो लिंगायत की खास बात क्या थी कि वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि जाति वाति कुछ नहीं होती, सब इक्वल है भगवान की नज़र में, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों बातें सही थी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आया। यहाँ मतलब ट्रिक्स और टैक्टिक्स काम नहीं करेगी, प्योर नॉलेज चाहिए। क्लियर? तो ये आप यहाँ से एलिमिनेट, ये पढ़ लेना, मतलब देख लेना, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हुआ है ना। महायान बोधिसत्व लगातार क्वेश्चन आया है। और जब तक देखो, एक बात बताना चाहता हूँ, धीरे धीरे करके मतलब मेरे दिमाग से निकलेंगी बातें, है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी की एक खूबी है, जैसे मेरी एक खूबी है ना,
जैसे मैं आपको अपनी खूबी बताता हूँ, है ना, कोई सीता मिले तो उसको बता देना। मेरी क्या खूबी है? मेरी खूबी है कि यदि आप मुझे 1 रुपया दोगे, ठीक है, 1 रुपया दोगे, और आप जीवन में कभी मुसीबत में होगे तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा, ठीक। या कहें आप मुझे अगर 1 घंटा दोगे, ठीक है, तो मैं आपको 10 घंटे दूंगा। आप मुझसे 1 मिनट प्रेम से बात करोगे तो मैं आपका पूरा दिन प्रेम में बदल दूंगा, ठीक है। आप मेरे लिए एक मतलब छोटा सा भी कोई कार्य कर दोगे मेरी खुशी के लिए, जिसमें मुझे मान लो मुझे आपने किताब गिफ्ट कर दी, ठीक है, तो मैं आपके जीवन में किताबें ही किताबें भर दूंगा। कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि यूपीएससी भी यही करती है। यूपीएससी ने मान लो एक टॉपिक उठाया बोधिसत्व, ठीक, तो जब तक इसको गन्ने की रस की तरह पूरा निचोड़ नहीं दिया तब तक क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन डेप्थ में जाती रहेगी और सारे डायमेंशन क्लियर करा के पूरे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगी। यही कारण है कि जब 2016 से आप पेपर उठाओगे 2022 तक तो आपको बोधिसत्व पे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर हुई बातें? और भी जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे, स्तूप का देखोगे, गुफाओं का देखोगे, उनका यही ट्रेंड रहता है। यही कलाकारी आपको भी सीखनी है, ठीक। ऊपर वाली बातें आप मेरी सीता को बता देना, है ना, कि लड़का अच्छा है ना, अगर तुम उसके लिए 1 रोटी बनाओगी तो तुम्हारे लिए 4 बना के देगा, तुम अगर 1 दिन दाल खिलाओगी तो वो तुमको 4 दिन दाल बना के खिलाएगा, है ना। खैर ये सब मजाक की बातें हैं ताकि आपका भी मन बहल जाए, है ना, वरना पढ़ते पढ़ते तो वैसे भी मन में कुछ ना कुछ सुनाते रहते होगे, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस। और वैसे भी देखो ज़िंदगी में मौज से पढ़ाई करना चाहिए, और अभी भी अगर आपके मुंह फूले हुए हैं तब तो मैं क्या ही बताऊं, है ना। अभी भी मतलब दुख आपके जीवन करना ख़त्म हुआ तो क्या बता सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। आपको पता है कि बोधिसत्व एक इंसान है, जैसे आप कहे पागल मास्टर। मतलब मेरे पिताजी जानते हो मुझे क्यों डांटते हैं या मेरे घर वाले क्यों डांटते हैं? क्योंकि मैं आप लोगों के चक्कर में अपनी जॉब रोके बैठा हूँ, है ना। मतलब वो ये कहते हैं कि बेटा तुम इतने महान कब से हो गए धरती में, तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान इस धरती में मैंने नहीं देखा, जो कल चाहे तो किसी सरकारी गवर्नमेंट में अपनी जॉब ले सकता है, अपना एनरोलमेंट करा सकता है, लेकिन वो पोस्टपोन किए बैठा है कि नहीं चच्चू अभी बच्चों को कुछ बनाना है। और वो एक चीज़ और कहते हैं, ये बच्चे ना तुमको कभी भाव तक नहीं देंगे, पूछेंगे भी नहीं जिस दिन सफल हो जाएंगे। मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, नहीं चच्चू सब ऐसे नहीं है। मुझे इतना तो यकीन है कि कुछ बच्चे हैं जो मेरी लाज रखेंगे, है ना, और जो इस दुनिया की जो परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो बोलते हैं देखेंगे, अब वही देख रहे हैं बेचारे, है ना। आप लोगों को कमेंट वगैरह पढ़ते हैं, जब आप लोग यूट्यूब पे करते थे ना, बहुत पढ़ते थे, बोलते थे देख रहे हो कैसे मास्टर जी की तारीफ़ की जा रही है और कैसे भाई साहब देवी देवी कह के बोलना है। मेरी माता जी को पढ़ाते हैं वो यही कमेंट दिखा दिखा के, इसलिए अब मैं यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं डालता हूँ। तो ये क्या है? हीनयान है, ठीक है। बोधिसत्व है, बोधिसत्व एक पुरुष थे, ठीक है, जो हर व्यक्ति को मोक्ष दिलाते थे लेकिन खुद उनके पापों को अपने में समेट लेते थे। मतलब एक तरीके का आप समझो शंकर जी कि अमृत अमृत देवताओं को बांट दिया और विष को अपने कंठ में ले लिया, वही चीज़ ये भी थे, ठीक। तो अब ये मनुष्य हैं, हीनयान में मनुष्य की संकल्पना नहीं है, वहाँ महापुरुष की संकल्पना है। तो ये लाइन तो गड़बड़ हो ही गई। तो जो ही ये गड़बड़ हुई, पहला ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया। अब जो ही ये कटा, वैसे तो आप ट्रिक लगा लो कि डबल डिजिट और सिंगल डिजिट में सामान्यतः कौन सा सही होता है? डबल डिजिट वाला। यही तो टिकट पढ़े हो पीछे क्लास में। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इनको वेरीफाई भी कर लो पहले। मैं आपके इन ऑप्शन को मैथ बना देता हूँ, ये ध्यान रखना। आपने अपने नॉलेज से चेक भी कर लिया और ट्रिक से इसको वेरीफाई भी कर लिया, अब कोई नहीं काट सकता है आपका ऑप्शन। भाई आपने चेक कर लिया, यहाँ पे नॉलेज लगाया, गलत हो गया। दूसरा पढ़ा कि प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय, बिल्कुल सही बात। समेचन प्रणालियों को उनके प्रबोध मतलब बुद्धि के मार्ग पे चलने में सहायता के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। अब समझ रहे हो मेरे पिताजी मुझे बोधिसत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको प्रबोध के मार्ग पर सहायता मिलती रहे, आपको बुद्धि की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए खुद की निर्माण में या खुद की नौकरी में देरी करता हूँ, ठीक है।
तो ये दोनों बातें क्लियर हुई, हाँ सर सही थी, तो दोनों सही हैं, ट्रिक में भी सही हैं, तो ट्रिक ने आपके इस नॉलेज पे मोहर लगा दी। अब धीरे धीरे थोड़ा सा मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि हाँ ठीक, अब इसको आप पढ़ लेना, बाकी यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो क्वेश्चन, अब यहाँ पे लाल अपना दिमाग लगाओ, कौन सा दिमाग, वही वाला, कौन वाला, ऑप्शन वाला। पहले तो ऑप्शन से देख लो, देखते ही दिल खुश, क्या खुश कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, और फिर यहाँ डबल डिजिट है, पक्का यहाँ सिंगल डिजिट वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ सर सही होगा, क्योंकि पागल मास्टर ने बताया है, बट इसको वेरीफाई करेंगे, हाँ सर करेंगे। लिखा है क्या, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं। मेरे लाल और मेरी लालियों, आप लोगों में जब पढ़े होगे गुफा चित्रकला वगैरह, है ना, स्थापत्य, इतना तो जानते होगे कि पागल मास्टर ने अजंता पहले पढ़ाया, महाबलीपुरम को बाद में पढ़ाया है ना। स्थापत्य जब आप पढ़ रहे होगे और आपको चित्र याद आ रहा होगा, डायग्राम, है ना, वास्तुकला में, जिसमें पहले सिंधु पढ़ाया, फिर बौद्ध पढ़ाया, और उसी में गुहा पढ़ाई, दक्षिण भारत की बाद में पढ़ाई, महाबलीपुरम, रथ मंडप, पल्लव शैली, है ना। तो ये तो इतना पता है कि वो बाद ही में बना होगा। खैर वापस आते हैं, क्या कह रहा है कि दोनों एक ही समय काल, एक ही समय का मतलब जानते हो क्या होता है, वही समकालीन शब्द। तो अब जहाँ समकालीन की ट्रिक लिखे हो वहाँ नीचे स्लैश करके लिख लो एक ही समय काल, मतलब अगर समकालीन की जगह ये ही लिख के आ जाए तो भी गलत होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया तो ये गलत हो गया, हाँ सर गलत हो गया। अब पहला कट्टू कर दो, कट्टू हो गया, ठीक। अब बचे दो, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। अरे भैया, अजंता वाला बुद्ध को मानता है, महाबलीपुरम वाला कईयों को मानता है, ठीक है। महाबलीपुरम वाले कईयों को मानते हैं, मेनली वो शैव से प्रेरित हैं, वो पांडव से प्रेरित हैं। तो भैया ये तो गलती हो गई, इसको कट्टू कर दो यहाँ से। तो यहाँ से हमने कट्टू कर दिया, पहला दूसरा कट हो गया, तो पहला दूसरा कटा, ऑलरेडी तीसरा बचा। दोनों में शिलाकृत, अब शिलाकृत हैं चट्टान, ये कॉमन सेंस लगाओ। कैसे, अजंता महाराष्ट्र में, वहाँ चट्टानों को काट कर ही तो गुफा बनेगी। महाबलीपुरम वहाँ ऑलरेडी खड़ी चट्टानों पे बनाया गया है, तो ये तो सही बात है, इसीलिए मैंने आपको ये शब्द भी लिखाया है शिलाकृत, ठीक है। बाकी आप इसको देख लेना। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई। ये करंट का क्वेश्चन था, है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा ना, मेरे हिसाब से या तो आपको उससे लिंक कर देगा राजभाषा से, राजभाषा का मतलब जो संविधान में भाषाएं हैं 22, उनसे लिंक कर देगा, इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं संविधान का पार्ट नहीं है। और या तो आपका लिंक कर देगा जो संगीत नाटक एकेडमी या ललित कला एकेडमी, मतलब करंट में, वहाँ से। और या फिर आपसे जो नया एक क्वेश्चन बनाएगा थोड़ा इस पे बना देगा, है ना। तो ये आप पढ़ लेना कि किसको साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा फैक्ट बना देगा कि भारत में 9 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, है ना, और 2 शास्त्रीय संगीत हैं, ऐसे करके। तो आपको बस पता होना चाहिए कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने शास्त्रीय भाषाएं, कितने शास्त्रीय संगीत हैं, ठीक। क्लास में पढ़ाया है तो बस देख लेना, बाकी इसको छोड़ दो। बाकी भाषा को लेकर एक और क्वेश्चन वही राजभाषा में आएगा कि 21, 71, 92 में कौन कौन अमेंडमेंट में कौन कौन सी भाषाएं संविधान में शामिल की गई हैं, वो आप पॉलिटी में पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ लेना उसको जाके। वापस आते हैं यहाँ पे, अभी आपने ये ऑप्शन वाला ये पढ़ा था, ओमकार को पढ़ा था ना, पढ़ा था सर। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं बोलता हूँ पैदाइशी हाइब्रिड है। पैदाइशी हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है कोई दूसरा है और कोई दूसरा। जैसे मान लो मेरे विचार अलग हैं ना, मैं हंसमुख टाइप का इंसान हूँ, मस्त मौजी इंसान हूँ, गुस्सा आता है लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आता है, और जब आता है तो बहुत भयंकर आता है, तबाह कर देता है। आप लोगों में से कुछ लोग प्रत्यक्षदर्शी बने हैं इस गुस्सा के, है ना। अब मान लो मुझे एक सीता जैसी कोई देवी मिल जाए, बिल्कुल सुनती रहे वो मेरी बातें, बोले हाँ जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और दोनों एक दिन मिल जाएं किसी रास्ते में, तो आप लोग तो यही कहोगे ना, कहाँ इस पागल मास्टर से तुम शादी कर ली, यही कहोगी। तो वही हाइब्रिड मोड है, ठीक है। मतलब यूपीएससी क्या कर रही है, आर्ट एंड कल्चर में ज्योग्राफी मिला दे रही, समझ गए, वही यहाँ पे हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एलिमिनेट कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक। कह रहा है श्रीशैलम, ठीक, फिर कह रहा ओमकारेश्वर, फिर कह रहा पुष्कर। आपको
ऊपर के दो ना पता हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि भैया जो पुष्कर है, ठीक है, क्या पता है आपको कि जो पुष्कर है भैया वो यहाँ पर तो नहीं है। पुष्कर का तो सर हमने राजस्थान में नाम सुना है और वहाँ महादेव की पहाड़ियाँ तो नहीं हैं। तो ये तीसरा कट गया, आपका आंसर आ गया। अब इसको चेक करो, किससे? फॉर्मूले से, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट से। मतलब कैसे चेक करो कि क्या ओमकारेश्वर सतमाला पहाड़ी में है? तो आप देखोगे कि सर ओमकारेश्वर सतमाला में थोड़ा ना है, सतमाला तो महाराष्ट्र में है और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ मध्य प्रदेश? तो ये भी गलत बात है, तो ये भी कट गया। अब बात आती है श्रीशैलम की, तो ये यहाँ सिंगल मिल गया ना, ये 2 भी कट गया आपका। मान लो ये 2 से ये कट गया था तो आपका सिंगल ए और सी बचा था। तो डबल डिजिट और सिंगल डिजिट में डबल डिजिट सही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे तीसरा पहले ही काट रखा था तो ये कट गया था। ठीक, अब श्रीशैलम को वेरीफाई कैसे करना है? तो आप मुझे बताओ, नागार्जुन कोंडा या ये सब जो हैं ये सब कहाँ पड़ते हैं भैया? आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ते हैं। तो ये श्रीशैलम भी कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। समझ गए? तो इसलिए नल्ला माला पहाड़ी में देखने को मिला। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछेगा। अब ये इतनी चीज़ें आप पढ़ लेना, है ना। सती क्या, ये मैं आपको बता रखा हूँ जब मैंने आपको उनके बारे में बताया था ना, कामाख्या के बारे में, सती के जो अंग टूट टूट के गिरे थे। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो भाई साहब प्योर फैक्ट वाला है। बस आपको कहानी अगर पता होती, जिसको हिस्ट्री का क्रम पता है उससे गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, हिस्ट्री की डेट लाइन याद करने के लिए बनाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ईमानदारी से बात बताना, पहले मंदिर आया था कि पहले मूर्ति आई होगी? पहले सर मूर्ति आई होगी। ठीक, तो उदयगिरी स्थित वाराह की मूर्ति मिली तो ये सर पहले आया होगा, ये इसके बाद में आया होगा। ठीक, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक, फिर देखो कह रहा महाबलीपुरम स्थित शैल स्मारक, महाबलीपुरम साउथ इंडिया तो सर लास्ट में आता, तो ये भी नहीं होगा, नीचे चले जाओ। फिर आता है धौली स्थित, धौली को तो सर हमने पढ़ा है कि अशोक के टाइम पे था और उस समय उदयगिरी में ये क्या कहते हैं वारा की मूर्ति भी नहीं आई थी। तो धौली टॉप पे, तो धौली अशोक के टाइम पे, तो धौली को हमने यहाँ जोड़ दिया। अब मेरे लाल, ये धौली नाम सुने हो? बैक ईयर लगाए होते तो धौली का जौगढ़ से संबंध जोड़ पाते, धौली को समझ पाते और फिर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो सही हो जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ बैक ईयर लगाया करो, पढ़ा करो, ताकि नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। अब लिंगराज आप पढ़ लेना, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर किससे बना है ना। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए लिंगराज मंदिर नागर, या इनमें से कौन से मंदिर नागर हैं, द्रविड़ हैं, है ना, तब आप निकाल सको आंसर। तो तब के लिए आपका ज़रूरी है। ठीक, तो ये चीज़ें पढ़ लेना। तो धौली वगैरह देख रहे हो, यहाँ भुवनेश्वर लिखा है। अब ये पढ़े होते तो आपका आंसर हो जाता कि उड़ीसा में है सर। ठीक, अब ये आता है कलमकारी चित्रकला, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग और बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, है ना, कि कलमकारी क्या, सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। मीनाकारी क्या, कलमकारी क्या, फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। ठीक, इस पर ज़्यादा ट्रिक वगैरह नहीं लग सकती। ठीक, अब ये 2 रूप हैं, ये देख लेना बस कि कहाँ पे विकसित हैं, कौन से हैं, कौन है। गोबर ओबर मत यूज करना कि आप गोबर ओबर याद कर रहे हो, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका उसका है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैलेंडर टॉपिक का। ठीक है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। अच्छा एक बात बताऊँ, आप लोगों में से हिंदी माध्यम के जो बच्चे हो ना, वैसे आपको याद रहे या ना याद रहे, मैं आपको इंटरव्यू में कलाकारी सिखाऊंगा। जब आप इंटरव्यू दोगे वहाँ पे कुछ ऐसा आपको बोलने के लिए मजबूर कर दूंगा कि एग्जामिनर आपसे फिर क्वेश्चन किस पे पूछे कि आपको जो हिंदी जो महीनों के नाम है वो याद है, चैत्र, फाल्गुन, आषाढ़, ज्येष्ठ, है ना, भादौ, कार्तिक, ये याद करवाने, इस पे क्वेश्चन पूछने को उसको मजबूर करेंगे। ठीक है, तो आपको बस पता। और वैसे भी आपका अगर कॉमन सेंस होता है ना, तो आपको एक चीज़ पता है कि भारत में चैत्र के नवरात्र से ही नए साल की शुरुआत मानी जाती है और चैत्र का नवरात्र सामान्यतः 21 मार्च के आसपास से शुरू होता है, मतलब मार्च में ही शुरू होता है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन देखो, मार्च यहाँ पे भी दिया था, मार्च यहाँ पे भी दिया था, तो ये कन्फर्म था इन दोनों में से कोई एक ही होगा। समझ रहे, कॉन्ट्राडिक्टरी के रूप में। बाकी आपको याद नहीं रखना, कुषाण वगैरह में सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी। बाकी ये महीनों के नाम अभी मत याद करना, अभी नहीं पूछेगा, जब इंटरव्यू आएगा तब। ठीक,
बाकी शक संबंध से विक्रम संबंध कैसे निकाला जाता है एंशियंट में भी पढ़ाया है, यहाँ पे भी आप देख लेना, है ना। जब वो पढ़ाता हो ना आपको प्रियम्बल 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताऊँ। अब बात आती फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने को लेकर, है ना। इबादत खाना ये मैंने आपको पढ़ाया है। इबादत खाना वास्तव में क्या होता था, अलग अलग जो धर्म के धर्माचार होते थे उन पे डिस्कशन करता था। ठीक है, कौन, अकबर। तो जब मेडवेल इंडिया पढ़ते हो तो वहाँ पे ये देखते हो, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फैक्चुअल है ये। ठीक है, इबादत का मतलब क्या होता है, जैसे गाना आपने सुने होंगे ना कि मैं उसकी इबादत करता रहूँगा, है ना, रात दिन जब तक वो याद आती रहेगी। देखो कुछ चीज़ें ना संगीत से भी आपके उत्तर सही होते हैं। मुझे याद है मैंने एक मूवी देखी थी तो उसमें एक स्टेट पीसेस का क्वेश्चन आया था यूरेनियम को लेके, और उस मूवी में यही किताब पढ़ी थी होमी जहांगीर बाबा की बायोग्राफी। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि त्रावणकोर के राजा को कैसे उन्होंने धमकाया था यूरेनियम के लिए मोनोजाइट रेत से। तब समझ में आया था कि उन्होंने जो डायलॉग मारा था ना उसी पे उसने क्वेश्चन पूछा था, स्टेट पीसीएस वाले ने। स्टेट पीसीएस नहीं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। स्टेट पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी नहीं पूछा है। हाँ, आप साइंस टेक में जब पढ़ोगे करंट में, ठीक, तो ये चीज़ें आप देख लेना। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आएगा, वो मेडवेल इंडिया में आप पढ़ते हो, वो क्रम लगाने को आएगा। दो चीज़ों पे क्रम को आएगा मेडवेल इंडिया में, है ना। वो आएगा, एक तो आएगा आपका कि अकबर के ने कौन कौन सी युद्ध जीते, कौन कौन सी लड़ाइयाँ, और दूसरा अकबर ने कौन कौन से घटनाक्रम को अंजाम दिया, मतलब तीर्थ यात्रा कर हटाया, है ना, या महजर की घोषणा की, इबादत खाने का निर्माण करवाया, दीन इलाही की घोषणा की, इन पे क्रम आएगा। तो वो मैं बताऊंगा उसमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी फैक्ट का है कि मुंडक उपनिषद है या मांडुक्य है ना, या कठ है या छांदोग्य है। अब यहाँ से तो मुंडक आपको पता चल गया, बाकी ऐत्रेय हो या छांदोग्य, इनमें क्या खास बातें ये मैंने आपको एंशिएंट में पढ़ा रखा है। या कठ का मतलब कठोपनिषद, तो इनको वहाँ पे जाके पढ़ लेना, तो इस पर कोई ट्रिक नहीं है। अब ये जो है ये थोड़ा सा पारंपरिक क्वेश्चन है फैक्ट का, लेकिन मैं यही कहूँगा इस बार आ सकता है। ठीक, तो इसमें आपको इतना तो पता था कि चंदेरी की साड़ियाँ होती हैं और कांचीपुरम की साड़ियाँ होती हैं, इतना तो आपको पता था, है ना, चंदेरी और कांचीपुरम। तो चंदेरी और कांचीपुरम मतलब 2-3 सही है। ठीक है, 2-3 यहाँ पे, इसमें नहीं है 2-3, है ना, इसमें नहीं है 2-3, मतलब ये आपका सी ऑप्शन बचा और ये आपका बचा बी। ठीक है, सी बचा और आपका बी बचा। अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाओ, क्या भद्राचलम नाम से कभी सुना है? करनाल तो आपको पता है कि नहीं है क्योंकि हरियाणा का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे लोग साड़ी ही नहीं पहनते हैं, यहाँ पे सामान्यतः घाघरा और चोली शायद ये चीज़ें पहनी जाती हैं, तो साड़ी यहाँ की परंपरा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। कठिन है थोड़ा सा भद्राचलम के चक्कर में, लेकिन फिर भी कोशिश करते सॉल्व करने की तो आपका आंसर निकल आता। ठीक है, तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर लो, मतलब ये रामचंद्र सीता स्वामी मंदिर के कारण तेलंगाना में। अब ये फैक्ट याद रखना, तेलंगाना में। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, करंट में भी मैगजीन में पढ़ा है आपने और वैसे ही पढ़ा है। ठीक, तो वैसे आप पढ़ लेना। फिर ये पंचायतन, ये भी फैक्ट का है, मंदिर रचना शैली है ना। ऐसे क्वेश्चन फैक्ट से ही सही होंगे, रटा होगा आपने, पढ़ा होगा, और वो टीचर पे डिपेंड करता है कितने अच्छे मन से उसने आपको पढ़ाया है। ठीक, अब हो सकता है एक नया क्वेश्चन ये बन जाए, तो इसको देख लेना कि पंचायतन शैली के आधार पे कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है। सामान्यतः देख रहे हो उत्तर भारत के मंदिर हैं गोंडेश्वर को छोड़ के, बाकी ये शैली आपको पता है। ठीक, अब ये चीज़ तो जब भी आप पढ़ते हो, हमारी क्लास की शुरुआत ही हुई थी धर्म और दर्शन की, कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, मतलब 6 दर्शनों का, तो आपको पता है सांख्य और योग है, न्याय और वैशेषिक है ना, ये पढ़ते हो। मीमांसा और वेदांत, लोकायत और कापालिक नहीं है ना। लोकायत को सामान्यतः क्या कहते हैं, चारवाहक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो बाकी आपको याद नहीं रखना है, तो ये 6 दर्शन है ये पता हो, लोकायत अथवा चारवाक, ये सब वहाँ पे पढ़ लिया। अब देखो इनको डेप्थ में पढ़ लेना, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, फिर से देखो वही रिपीट हुआ, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, कौन सी राष्ट्रीय भाषाएं नहीं है। कॉमन सी बात है, गुजरात तो नहीं है ना। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आप पढ़ते हो, है ना। फिर उड़िया ऊपर पढ़ते हो,
ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको पता हो कि कौन सी 6 भाषाएं हैं, कौन सी 6 भाषाएं नहीं हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो अंग्रेजी, ध्यान रखना भारत की राजभाषा, उसमें राजभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, ये बाकी आप देख लेना, करंट का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो क्या है, भारत की कला एवं संस्कृति के संदर्भ में। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले अजंता को दे रखा है और वहाँ पे भी आपसे अजंता के बारे में पूछा, तो कॉमन सी बात है अजंता का बुद्ध से तो संबंध है। अब लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को देखो कि प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बारह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से, बारह का मतलब सुअर का, वो आकाश, सुअर की सूंड बहुत मजबूत होती है ना, जो नथुनी होती है, तो इसलिए उसमें पृथ्वी को रखे हुए थे। तो क्या वो माउंट आबू में? भैया माउंट आबू हमने केवल जैनों के लिए सुना है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया दूसरा, है ना। माउंट आबू आप हमेशा किसके लिए सुनते हो? जैन धर्म के लिए, तो दूसरा हमारा ये ऑप्शन कट गया। अब बताओ, ये सिंगल डिजिट और डबल डिजिट बचा, तो सामान्यतः आपका मास्टर ने ट्रिक क्या लिखाई है कि डबल डिजिट वाला ही आंसर सामान्यतः क्या होगा? सही होगा, है ना। डबल डिजिट वाला ही आंसर सामान्यतः क्या होगा? सही होगा। तो जब डबल डिजिट वाला आंसर सही होगा तो फिर इसको काट दो। बाकी ये आपको मैंने बताए रखा है कि अर्जुन तपस्या कर रहे थे, मामल्लपुरम में फ़ोटो दिखाई थी, बिल्ली की भी दिखाई थी, चूहे की भी दिखाई थी, याद आ रहा है ना। बिल्ली ने बोला था चूहे से कि बाबू अब हम तुमको नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि अब हम मोक्ष प्राप्ति की ओर निकल पड़े हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को अब आप पढ़ लेना। बाकी आपसे यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा। उदयगिरी की गुफा में चित्र मिला है। अब एक चीज़ देखो, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कैसे? यहाँ पे चीज़ दिया है, यहाँ पे भी चीज़ दिया है। अब देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। कैसे मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपका मन बहल जाएगा, है ना बाबू। देखो देखो देखो, आपको देखो देखो मेरे जादू का कमाल देखो, ये देखो वारा मूर्ति यहाँ पे दिया है, मतलब इसने यहाँ कंफर्म कर दिया था बाद में कि वारा मूर्ति है। और वो अजंता में पद्म पाणी का चित्र तो आप देख ही चुके हो। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, क्लियर। बाकी आपको याद नहीं रखनी है। अब ये बाकी बच्चे क्वेश्चन है, इसको अपने लास्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा। ठीक है, आज की क्लास में बस केवल इतना ही। उम्मीद है कि आज आपको बहुत मज़ा आई होगी, दिल खुश हो गया होगा, है ना। तो आपके लिए बस यही खुशी है कि आपका दिल खुश रहे। आप देखो, मेरी बस एक ही चाहत है कि आप लोग हंसते खेलते रहो, टेंशन मत लो। इस एग्ज़ाम में टेंशन लेने से घंटा आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा टेंशन लोगे उतने ही फेलियर के चांस हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखना, आप जब यूपीएससी का पेपर दे के आते हो, घर भी नहीं पहुँच पाते हो, रास्ते में ऑटो में बैठ के पता लगता अबे यार ये तो आता था, लेकिन हुआ क्यों नहीं उस समय? क्योंकि टेंशन थी। तो टेंशन मत लो। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप आईएएस नहीं बनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा, आईएएस नहीं बनोगे। तो उस चीज़ को भी दिमाग में सोच के रखो, नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अभी मेहनत में कमी नहीं करेंगे। और क्या जिनका आईएएस नहीं हुआ, क्या वो जीवन में कुछ कर नहीं पाए? सब कुछ कर लिए मेरे भाई। तो अभी बस आप अपने कर्म पे फोकस करो। गीता में भी यही बात बोली जाती है कि अपना कर्म करो, फल आएगा 16 जून को, तो 16 जून को देखेंगे भाई। और जब तक मैं खड़ा हूँ, मुझ जैसा मास्टर सोचो आपके साथ खड़ा हो, पूरा युद्ध जिता दिया जिसने, और आप फिर भी डर रहे हो, तो डरना मत, है ना। आप एग्ज़ाम तक मत डरना, एग्ज़ाम वाले दिन भी मत डरना, शाम को उसके बाद खूब डरना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखना आपका रिजल्ट आपके अनुकूल आएगा। बस आपने मेहनत की हो पीछे, अब ये पॉलिश आपकी चल रही है, पॉलिश करवा रहे हो बढ़िया ढंग से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई हवाबाजी और गप्पेबाजी के साथ, और कुछ नई ट्रिक्स और टैक्टिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।